हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज स्टोरी न्यू लेके आ चुकी हूँ और प्लीज़ यार ढेर सारे कमेंट्स करना, ढेर सारे लाइक्स करना, ठीक है, और हाइप भी कर देना। पर हाँ यार, कमेंट्स प्लीज़ प्लीज़ करना, जैसे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं शायद स्टोरी लेके आऊँ। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले मतलब एक तब मैं इतना डीमोटिवेट हो चुकी थी कि फिर मेरा लाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। लेकिन फिर से मैं अपने आप को मोटिवेट करके ला रही हूँ, वो भी आप लोग के कहने की वजह से। तो प्लीज़ यार, इस बार तो मुझे निराश मत करना, इसलिए कमेंट्स कर देना, ठीक है ना। तो मैं इस स्टोरी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ, फिर स्टोरी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है ना। हमें ये स्टोरी में हिस्टोरिकल दिखाया जाएगा और विंग जो है वो एक राज्य का महाराज है, और जो वांगजी है उसकी शादी होगी विंग से। पर वांगजी से विंग नफरत करेगा, क्योंकि विंग के सामने वांगजी हमेशा चुप चुप रहता है, वो किसी से बातें नहीं करता, मतलब वो हमेशा सब लोगों से दूरी बना के रखता है। और ये विंग को पसंद नहीं है, और विंग की एक लवर भी है, ठीक है ना। और वो ये नहीं पता कि वो लवर है कि नहीं है, लेकिन हाँ, सबको यही लगता है कि वो विंग की लवर होगी, ठीक। और ये स्टोरी शाइनिंग होने वाली है, जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो मैं आप लोग को समझा पाई कि नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे ही कुछ होने वाली है। और चलो स्टार्ट करते हैं। बस ये धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सब कुछ अच्छे से विस्तार से समझा दूंगी, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सीधा स्टोरी। हमें दिखाया जाता है एक राज्य का सीन, जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पर बहुत गंभीर चर्चा चल रही थी। क्योंकि यहाँ पे अब जो यहाँ के महाराज हैं, उनका शादी की एज हो चुकी है, और अब उनकी शादी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सब लोग कुछ गलत सोच सकते हैं उनके राजा के बारे में। और ऐसा कोई चाहता नहीं है कि उनके राजा के बारे में कुछ भी कोई गलत सोचे या फिर गलत बोले। तो इसलिए ये लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि इनके लिए कौन सी ओमेगा बेटर रहेगी। तब सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे लैन जो मिस्टर लैन है, वहाँ के एक जर्नल है, वो उनकी उनका एक ओमेगा है जो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, और उसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। वो बस अपने घर में दीवारों के अंदर बंद रहता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। और अभी उसके बारे में चर्चा चल रही थी, क्यों ना हम उसी से करा दें, क्योंकि उस ओमेगा का चरित्र बहुत अच्छा माना जाता है, और वो ओमेगा बहुत ज़्यादा ही साधारण सा और एकदम सिंपल सा है, जिसको हमें हमें बहुत अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और महाराज को भी ऐसा ही ओमेगा चाहिए, जो उनके सामने ज़्यादा कुछ बोले ना, और एकदम शांति से रहे। तो क्या कहते हैं आप लोग। और वहाँ पर जो विंग के दादाजी थे, मतलब ग्रैंडफादर, वहाँ के महाराज के पिताजी, पिता के पिताजी, क्योंकि महाराज की डेथ हो चुकी है, वो बैठे हुए थे। और उनसे पूछा जाता है, तब जो ग्रैंडफादर थे वो कहते हैं, हाँ, आप लोग की बात तो सही है, लेकिन हमने आज तक उन्हें देखा नहीं है, और हमें उन्हें पहले देखना पड़ेगा वो कैसे हैं। तब जो वहाँ पे एक मंत्री थे वो कहते हैं, पर महाराज, हम उन्हें देख चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, और अगर आप चाहते हैं तो आप भी एक बार क्यों ना चल के देख लें। और ये कह के वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वांगजी को देखेंगे, और वांगजी को देखने के लिए वो लोग पहले जर्नल को बुलाते हैं, उनसे बताते हैं। तब जर्नल जो थे मिस्टर लैन, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही खुश थे, और वो मान गए थे कि हाँ, वो अपने बच्चे को दिखाएंगे। और ये कह के वो वहाँ से चले गए थे। अब हमें लैन जो महल था, मतलब महल टाइप में था, जर्नल को भी एक महल टाइप में दिया गया था घर। तब वहाँ पे वो जाते हैं अपने घर में, और वहाँ पे जाने के बाद वो बुलाते हैं, वांगजी, वांगजी। तभी एक ओमेगा जो उतरता हुआ जल्दी से आता है, और वो अभी बहुत ज़्यादा ही अजीब कपड़ों में था। उसके कपड़े ज़्यादा अच्छे से नहीं थे, और उसके बाल बिखरे हुए थे, और उसके हाथों में इंक लगी हुई थी। तभी उसके फादर उसे देखते हैं और कहते हैं, वांगजी, ये क्या हालत है, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम एक रॉयल हो और तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तुम ये कैसे बन के बैठे हुए हो। मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं तुम्हारा क्या करूं। सच में मैं सोच नहीं पाता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें एकदम एलिगेंट ओमेगा की तरह तैयार होके रहना चाहिए, पर तुम हो जो बस मेरी बेइज्जती कराने में तुले हुए हो, मेरी नाक कटाना चाहते हो। तभी वांगजी कहता है, वो पिताजी, मुझे मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हो, अगर मुझे पता होता तो मैं अच्छे से तैयार होके होता। और ये कह के वो अपना सर नीचे करता है, पर उसके फादर कहते हैं, हाँ छोड़ो, मैं अभी तुम्हें पनिशमेंट तो नहीं दे सकता हूँ, पर हाँ, याद रखो, कल हमारे घर में कुछ लोग आने वाले हैं, और वो लोग तुम्हें देखेंगे और महाराज के लिए पसंद करना चाहते हैं, तो
तुम तैयार रहना। अगर वो लोग तुम्हें महाराज के लिए पसंद कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला चीज़ होगा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। तो तुम याद रखना कि तुम्हें उनके सामने अच्छे से बिहेव करना है और अच्छे से प्रेजेंटेबल बन के आना है। और ये कह के वो वहाँ पे एक बूढ़ी सी मेड थी, उन्हें कहते हैं कि आप इसे लेके जाओ और अच्छे से तैयार कर दो, और ये कह के वो उसे जाने के लिए कहते हैं। और वहाँ पे एक और मेड थी जिसको जो मिस्टर लैन थे वो देखते हैं और कहते हैं तुम हर चीज़ पे ध्यान रखना, याद रखना कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तब वो जो मेड थी वो अपने शार्प नज़रों से देखती है, और उसकी जो आंखें थी वो एकदम जैसे बिल्ली की आंखें होती वैसे ही उसकी आंखें थी, और वो उन्हें शार्प नज़रों से देखते हुए वांग जी की तरफ कहती है, जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हर एक चीज़ एकदम परफेक्टली करने वाली हूँ। और ये कह के वो भी चली गई थी तैयारी करवाने के लिए। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जो महाराज थे, उनके ग्रैंडफादर थे और महाराज की मदर थी, वो सब लोग आ चुके थे कमांडर के घर पे। और वहाँ पे आने के बाद अब सब लोग बैठ के बस इंतज़ार कर रहे थे कमांडर के ओमेगा का, जिसके बारे में लोगों ने बहुत सारे चर्चे सुने हुए हैं कि ये ओमेगा बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है, बहुत अच्छा दिखता है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज तक किसी ने भी इस ओमेगा को देखा नहीं है। बस कुछ लोग हैं, जो लोग कमांडर के करीबी हैं, वही लोग देख पाए हैं उनके बच्चे को। लेकिन आज आज महल के भी लोग देखने वाले हैं, और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसे होता नहीं है कि अगर आप लोग जिसको देखे रहते हो उसको देखने की कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन आप लोग जिसे पहली बार देखने वाले होते हो उसको देखने के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक्साइटमेंट थी सबके अंदर। लेकिन जो हमारे महाराज थे विभूषिया, उनके अंदर उनको कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। और उन्हीं के बगल में एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम सिया था। और सिया बैठ के बस सामने देखे जा रही थी, क्योंकि ये महाराज की बचपन और शिया को बहुत ही करीबी समझते हैं। ठीक है, और यही हमारी होने वाली है गल मतलब उनका प्यार, या फिर जो भी समझ लो। ठीक है, तब जो शिया थी वो भी देख रही थी, और वो भी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। वो भी बहुत ज़्यादा ही सुनी हुई थी वांग जी के बारे में। और यहाँ पे वांग जी बहुत ही एलिगेंट तरीके से उतरते हुए आ रहा था। उसके सर पे फोरहेड रिबन था, उसके बालों में ताज था, और उसने जो ड्रेस पहनी थी वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी। उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, और जो वांग जी की आंखें थी उसके पास कुछ नक्काशी की हुई थी। कुछ लोगों ने, सब लोग यही सोचे थे कि कुछ लोगों ने पेंटिंग के टाइप में कुछ ड्रॉ किया हुआ है। और वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, और उसके लिप्स भी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थे। और वांग जी एक डायमंड की तरह चमक रहा था, वो इतना ज़्यादा सुंदर था। सब लोग देख रहे थे, और वांग जी को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई गॉड हेवन से सीधा अर्थ पे आ चुका है। और सब लोग देखते रह गए थे, और सब लोग वांग जी को देख के खुश हो जाते हैं, और वांग जी को देख के कहते हैं, कमांडर आपने तो एक हीरा छुपा के रखा था, हमें तो पता ही नहीं था कि आपका बच्चा इतना ज़्यादा सुंदर है। और फिर उसे बैठाते हैं और उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या क्या आता है, पर वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी कमांडर ही उसकी तरफ से बताते हैं कि वांग जी को हर एक चीज़ आता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वांग जी को आता नहीं हो। लेकिन उस बताया जाता है कि घर का काम आता है। वांग जी को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर अभी ओमेगास का पढ़ना बैन है। वहाँ पे ओमेगास पढ़ नहीं सकते, बस घर के काम सीख सकते हैं। और वांग जी वांग जी के फादर ही बताते हैं कि वांग जी को घर का हर एक काम आता है, ए टू जेड सब कुछ, सिलाई बुनाई कढ़ाई, खाना बनाना, सफाई, कपड़े इस्त्री करना, सब कुछ आता है। और ये सब सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे, और सब लोग देख रहे थे। पर विंग की नज़रों में कुछ भी नहीं था। विंग एकदम इग्नोर कर रहा था वांग जी को, और वांग जी बस सर नीचे करके बैठा हुआ था। और यहाँ पर जो महारानी थी उनको इतना पसंद आता है वांग जी कि वो तुरंत रिश्ता तय कर देती है, और इनकी शादी की अपडेट जल्द से जल्द निकालने के ऑर्डर दिए जाते हैं। और अब जो वांग जी के फादर थे वो तो बहुत खुश हो गए थे, और इधर जो वांग जी था वो बस अपने फादर को देखे जा रहा था। और यहाँ से कुछ टाइम के बाद जो जो महल के लोग थे सब लोग वहाँ से चले जाते हैं वांग जी को गिफ्ट देके। और वांग जी के जो गिफ्ट थे वो उसके फादर देख रहे थे, और वो सब देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं, और कहते हैं, वांग जी अब तुम्हारी शादी महल में होगी, मेरा एक और ओहदा बढ़ जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ वांग जी। और ये कह के वो वांग जी के पास आते हैं, और वांग जी के जो चिन्ह थी उसे पकड़ के उठाते हैं, और कहते हैं, वांग जी सच में मुझे पहले निराशा हुई थी कि मेरे घर में एक ओमेगा ने जन्म लिया है, लेकिन आज आज मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा
एक और ओहदा बढ़ने वाला है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर मुझे पता होता कि एक ओमेगा के होने से इतना फ़ायदा होता है तो मैं तुम्हें सबका एक्सेप्ट कर चुका होता, और अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ वांग जी, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद वांग जी बस अपने फादर को देखता है और उसकी आंखों में बस खाली था, कुछ भी नहीं था, कोई भी इमोशन नहीं थे। वो बस चुपचाप देखे जा रहा था अपने फादर को, अपने फादर की बातों को वो सुने जा रहा था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, वांग जी अपने रूम में आता है और सारी ज्वेलरी जो एक मेड थी वो उतार रही थी और कहती, वांग जी तुम बस अपने फादर का और मेरा ही कहना मानना, समझे? महल में जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना होगा, और अगर तुमने अपने मन से कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर तुम याद रखना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तब वांग जी कहता है, पर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है ली, क्यों कर रही है? तब ली कहती है, वांग जी चुपचाप बस अपना काम करो और तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना काम करो, समझे? और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और वांग जी वहीं पर बैठ के रोने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गया था, बहुत ज़्यादा ही सैड हो चुका था। वो रो रहा था और कह रहा था, आज तक मेरे फादर ने मुझे मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, पर आज आज देखो मेरी किस्मत कैसी है, मेरी किस्मत कैसी है, मुझे 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 एक्सेप्ट किया गया है, तो बस महल में ले जाके अपना टूल बनाने के लिए। और ये कह के वांग जी बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा ही उसको सच में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। और वहाँ पे जो ग्रैनी एक मेड थी वो आती है और वो कहती है, वाह जी बेटा तुम क्यों दुख में हो, तुम टेंशन मत लो, हो सकता हो महल में जाने के बाद वो लोग तुमसे बहुत प्यार करें। और तुमने देखा ना कि महारानी कितनी ज़्यादा प्यारी थी और उनके जो पिताजी थे वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, तो तुम्हें हो सकता हो वहाँ पर प्यार मिले। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, जो ओमेगा को अपने घर में प्यार नहीं मिलता वो शादी के बाद प्यार मिलता है। तब वांग जी कहता है, पर ग्रैनी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मुझे मुझे कौन प्यार करेगा, मुझे कोई नहीं प्यार करेगा ग्रैनी, कोई भी नहीं करेगा। मुझे मुझे पता है सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। पर जो ग्रैनी थी वो वांग जी को समझाती और कहती है, वांग जी तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और इधर जो विंग था, विंग घर पे आया था, मतलब महल में आया, तब उसकी मॉम कहती है, विंग बेबी तुम, विंग बेटा 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 रहेगा बेबी विंग बेटा तुम क्या सोच रहे हो? देखो वो ओमेगा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, कितना अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। तब जो विंग था वो कहता है, मॉम आपको जो करना हो वो करो, वैसे भी कोई मेरी बातें सुनने वाला नहीं है, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये कह के वो अपनी मॉम को देखता है। तब उसकी मॉम कहती है, पर बेटा तुम मेरी बातों पर विश्वास करो, वो ओमेगा बहुत अच्छा है, मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया। और तभी वहाँ पर शिया आती और शिया कहती, हाँ हाँ विंग आंटी, महारानी महारानी एकदम सही कह रही हैं, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही प्रिटी, देखो तुम्हारे लिए एकदम सूटेबल है। और ये कह के वो हंसती है। तब जो विंग था वो कहता है, शिया तुम क्यों ऐसा बोल रही हो, अगर शादी करनी होगी तो मैं तुमसे करूँगा और किसी से नहीं। तभी जो महारानी थी वो कहती है, विंग तुम अपनी लिमिट मत भूलो, तुम्हारी शादी वांग जी से होगी। और तुम्हें पता है ना कि शिया ऑर्फनेस में पली बढ़ी है, वो अनाथ आश्रम में रहती थी, तो अब हम उसे अपने पास लाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे दादाजी कैसे हैं, वो कभी भी शिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हें महारानी तो वांग जी को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि दादाजी को वांग जी बहुत पसंद आ चुका है। तब विंग कहता है, मदर मुझे समझ में नहीं आता, आखिर में उन्हें रॉयल ब्लड क्यों चाहिए, उन्हें नाम खून क्यों देखना है, खानदान क्यों देखना है? तब जो उसकी मॉम थी वो कहती है, बेटा ये सब देखा जाता है, और तुम एक महाराज हो तो तुम अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे तुम भाग नहीं सकते हो, तो याद रखो तुम्हें बस वांग जी को अपनी महारानी बनाना होगा। ये कह के वो उसे देखती है। तब जो विंग की मॉम थी वो कहती है, अगर तुम शिया को अपने साथ रखना चाहते हो तब तुम्हें वांग जी से शादी करनी होगी। तब जो विंग था वो वहाँ से चला जाता है और विंग सोचता है, हाँ वो वांग जी को इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि वांग जी यहाँ से चला ही जाए, वांग जी यहाँ पर नहीं रह पाएगा, वो यहाँ से भाग जाएगा। और यही सब वांग जी के बारे में विंग सोचता है और वहाँ से चला जाता है। और जो शिया थी वो कहती है, वांग विंग तुम्हें क्या हुआ विंग, और वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और इधर हमें दिखाते हैं जो वांग जी था वो अब शादी के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि शादी का दिन आ चुका था और इतनी जल्दी शादी का दिन आ गया था कि वांग जी को बिलीव नहीं होता कि उसकी लाइफ एकदम
चटपट में ख़त्म होने वाली है। चटपट में उसकी शादी हो रही है। बस जिस दिन वो लोग देखने आए थे उसके 10 दिन बाद वांग जी की शादी तय हो गई थी कि वांग जी की शादी 10 दिन बाद होगी। और तैयारियों में ये 10 दिन कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला कुछ भी। और वांग जी अभी अपने रूम में तैयार हो रहा था और तभी वहाँ पे शी आती है और शी कहती है, वांग जी याद रखना तुम्हें कैसे बिहेव करना है, अपने बिहेवियर पर ध्यान देना। तो वांग जी कहता है, हाँ शी मैं समझ गया। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लिया था क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ भी कहेगा यहाँ पे कोई नहीं सुनने वाला है। बचपन से उसकी बातें कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं। तो अभी भी उसकी बातें कोई नहीं सुनने वाला है, इसलिए वो चुपचाप शादी के लिए तैयार हो चुका था और वहाँ से निकल जाता है। अब तैयार होके और इधर जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से तैयार हुआ था। उसने रेड कलर का ड्रेस पहना था और उसके फेस पे वेल था और उसकी जो दाढ़ थी वो बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रही थी गोल्डन में और वो बहुत ज़्यादा ही प्रिय लग रहा था। उसने अपने हाथ में भी जेवर पहने हुए थे, उसके जो कमर थी वहाँ पे भी कमर पट्टा लगा हुआ था जो गोल्डन कलर तक का था। सब कुछ बहुत ज़्यादा ही सुंदर था और सब लोग बस वांग जी को देखे ही जा रहे थे। भले ही वांग जी का फेस छुपा हुआ था पर उसके जो कपड़े थे वो कपड़े बहुत ज़्यादा ही सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। और सब लोग बस कपड़ों को ही देख के मोहित हो रहे थे। और यहाँ पे वांग जी धीरे धीरे आता है और विंग के बगल में खड़ा हो जाता है, लेकिन विंग उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता है। और यहाँ पर उनकी शादी शुरू हो जाती है और पहले उन्हें अर्थ और हेवन को बो करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद अपने पूर्वज को फिर मतलब जैसे भी होता है यार, उनके ग्रैंडफादर और जो उनके फादर थे सबको, उनकी मॉम को, सबको बो करते हैं, फिर एक दूसरे को बो करते हैं। और बो करने के बाद अब इनकी मैरिज जो थी वो हाफ कंप्लीट हो चुकी थी और सब अभी एक दूसरे को बस देख रहे थे और बधाइयाँ दे रहे थे। तभी उनके सामने वाइन आती है और वाइन को पी के ये मैरिज लॉक करने के लिए कहा जाता है और वो दोनों वाइन पी के मैरिज को लॉक कर देते हैं। पर यहाँ पर जो बिंग था उसके लिए वाइन आई थी और वांग जी के लिए बस गर्म पानी आया था जिसको पी के वो लोग मैरिज को लॉक करते हैं। और यहाँ पर विंग और वांग जी की शादी हो जाती है और दोनों जाके आशीर्वाद लेते हैं। और आशीर्वाद लेने के बाद जब वो दोनों खड़े थे तभी वहाँ पर शिया आती है और शिया एक तरफ जाके विंग का हाथ पकड़ कहती है, विंग मैं बहुत खुश हुई कि तुम्हारी शादी होगी। और ये कह के वो उसके हाथों को एकदम छोटे बच्चे की तरह हिलाए जा रहे थे। और ये चीज़ वांग जी देखता है, वांग जी बस देख के कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप रहता है। और यहाँ से उनकी शादी होने के बाद विंग और वांग जी को उनके रूम में भेजा जाता है। अब जब विंग और वांग जी अपने रूम में जाते हैं तब वहाँ पर वांग जी बैठा रहता है। तभी विंग उसे देखता है और कहता है, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने वाला हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं और मैं तुम्हें अपनी वाइफ की जगह कभी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। हाँ, तुम्हें एक महारानी का ओहदा मिल सकता है, तुम वो सब ले सकते हो, लेकिन एक वाइफ की जगह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। और ये कह के वो बस वांग जी को देखता है और वो चला जाता है सोफे पे सोने के लिए। पर तभी अचानक से उसके डोर पे नॉक होती है और जब नॉक होती है तब विंग जाता है खोलने के लिए क्योंकि अभी बस वांग जी बुत बन के बैठा हुआ था। वो शॉक में था, उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। पर अभी वो क्या ही कर सकता है। तभी वांग जी वहीं बैठा हुआ सुनता है विंग को कोई बता रहा था कि जो शिया है उसके हाथों पे गर्म पानी गिर चुका है और वो बहुत रो रही है, वो किसी से शांति नहीं हो रही। ये सुनने के बाद विंग ना इधर देखता है ना उधर, वो सीधा भाग जाता है वहाँ से शिया के पास। और ये फील करने के बाद कि विंग वहाँ से जा चुका है, वहाँ से किसी की आवाज़ नहीं आ रही, सब कुछ खाली है, ये सोचने के बाद वांग जी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। उसकी आंखों में अभी आंसू थे और वो सोचता है, मेरी लाइफ अब यहाँ भी ऐसे ही होने वाली है क्या, मेरी लाइफ। और ये कह के उसकी आंखों में बस आंसू थे क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसको छोड़ के उसका हस्बैंड पहले ही रात को फर्स्ट नाइट को चला गया यहाँ से। पर भांग जी कहता है, छोड़ो जाने दो, मैं 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 इन सबको ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं बस अपनी लाइफ पे फोकस करूंगा। और ये कह के वो जाता है, उठता है, दरवाज़ा बंद करता है, अपने सारे ज्वेलरी निकालता है और थैंक गॉड उसके सारे कपड़े पहले ही आ चुके थे इस रूम में, इसलिए वो अपना कपड़ा लेता है और फिर उसको पहनने के बाद वो जाता है, आराम से सो जाता है। पर उसकी आंखों में नींद था ही नहीं, उसे नींद नहीं आ रहा था, लेकिन वो क्या ही करे, उसे सोना होगा। वो अगर नहीं सोएगा तब
उसे सुबह उठने में लेट हो जाएगा, इसलिए ये सब सोचते हुए वो पता नहीं कब सो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं मॉर्निंग में जब विंग उठता है, सॉरी वांग जी उठता है, तब उसके सामने एक मेड खड़ी थी और वो वांग जी को देखती है। तब वांग जी उसे देख के उठ जाता है और कहता है आप। तब वो मेड बताती है, जी मुझे भेजा गया है आपको तैयार करने के लिए। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, मतलब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, और फिर वांग जी को वो तैयार करता है। और वांग जी ने आज ब्लू कलर का ड्रेस पहना था जिसमें वांग जी बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था, और वांग जी को वहाँ से ले जाया जाता है और वांग जी को सबसे पहले महारानी के सामने ले जाए। वो महारानी को वो करता है, उन्हें चाय सब करता था है, और वहाँ पे ही शिया भी बैठी हुई थी। तब वांग जी रिस्पेक्ट के लिए शिया को भी वो करता है और उसे चाय देता है, और शिया ये सब देख के कहती ओह आपको महारानी आपको मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक ऑर्फनेज की हूँ, मैं एक अनाथ हूँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है महारानी, नहीं करने की जरूरत है। और ये कह के वो वांग जी को उठाती है। तभी जो विंग था वो कहता है शिया तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, और ये वैसे भी ये सब रिचुअल है तो इसे करना ही चाहिए, आखिर में इसने मुझसे शादी की है ना, तो इसे तुम्हें भी रिस्पेक्ट देनी होगी। और ये कह के विंग मुंह बनाता है, लेकिन उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और ये सुनने के बाद वांग जी बस अपना सर नीचे कर लेता है और उसके पीछे पीछे शिया भी चली जाती है। ओ विंग तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसे नहीं होता है विंग, और ये कहते हुए वो चली जाती है। और इधर जो वांग जी था वो वहाँ से उठता है और उसे भेजा जाता है एक कमरे में, और वहाँ पे उसे सब कुछ बताया जाता है कि रानी की क्या क्या ड्यूटीज़ है, उसे हर एक चीज़ का हिसाब रखना होगा। आई मीन जो भी चीज़ें आती है महल में, रानी के अंदर जो भी चीज़ें अंडर में रहती है वो सब वांग जी को करना होगा। और वांग जी वो सब देखने लगता है, समझने लगता है कैसे करना है। और उसके साथ एक और लड़का था जिसका नाम शुयंग था। शुयंग उसे सब कुछ समझा रहा था, और वो एक अल्फा था। शुयंग समझा रहा था कि आपको ऐसे करना होगा महारानी, ऐसे करना होगा। और तब वांग जी कहता है कि देखिए देखिए तब जो शुयंग था वो कहता है आप मुझे शुयंग कह सकती हैं। तब वांग जी बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए कहता है ठीक 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 है शुयंग, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं ये सब कैसे किया जाएगा। तब शुयंग वांग जी को देखता है और कहता है जी जी जरूर महारानी, और ये कह के वो वांग जी से कह देता है। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं, अभी वांग जी शिवंग के साथ पूरा महल घूम के देख रहा था। और सच में महल में बहुत सारे काम है जो वांग जी को करना होगा, उसे अपने भी घर में काम करना पड़ता था और यहाँ भी अब काम करना होगा। हाँ उसे नौकरों की तरह नहीं करना होगा, लेकिन फिर भी सबके ऊपर उसे ध्यान देना होगा। यही सोच के वांग जी तो परेशान था। तब यहाँ पे दिखाते हैं वो लोग गार्डन में पहुंच चुके थे, और गार्डन में अभी विंग बैठा हुआ था, वो कुछ काम कर रहा था, कुछ स्क्रॉल रीड कर रहा था। और वहाँ पर ही जो शिया थी वो घूम रही थी और कह रही थी विंग ये देखो ये फ्लावर कितना सुंदर है विंग ये देखो, और ये कहते हुए वो सब कुछ दिखा रही। तभी वहाँ पे वांग जी जाता है और वांग जी विंग को देखता है और वो उसे देख के वो ग्रीट करता है और कहता है विंग। तभी जो विंग था वो उसकी तरफ देखता है। तब वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे विंग कहने की। तभी जो विंग के सामने वांग जी खड़ा था वो डर जाता है और कहता है ये आप क्या क्या कह रहे हैं। तब जो विंग था वो कहता है मुझे मेरे बस करीबी विंग बुलाते हैं, तुम मुझे महाराज बुलाओगे समझे, मैं महाराज हूँ समझे। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो शिया थी वो कहती है अरे विंग तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें विंग बुलाती हूँ। इसलिए वांग जी ने भी सोचा होगा वो तुम्हें विंग बुलाए। विंग ऐसा मत करो, और ये कह के वो विंग को समझाती है, पर विंग वहाँ से गुस्से में चला जाता। और इधर जो वांग जी था वो एकदम साइलेंटली खड़ा था। तभी शिया आती और शिया विंग वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती अरे तुम विंग को बुरा मत समझो, विंग बहुत ज़्यादा ये अच्छा है, वो बस ये वो सहन नहीं कर पाया कि तुम उसे उसे बुला रहे थे ऐसे। मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मैं और विंग बचपन से इतनी ज़्यादा करीब है ना कि अगर उसे कोई और उसके फैमिली के सिवा जिसे वो अपना फैमिली मानता है उनके सिवा विंग बुलाता है तो उसे बुरा लग जाता है, वो ऐसे ही बिहेव करता है, मुझे माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो। तभी विंग लौट के आता और कहता शिया तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो इस इंसान से, वैसे भी इस इंसान ने बस पावर के लिए ही मुझसे शादी की है, तो इसे इग्नोर करो और तुम मेरे साथ चलो। और वो शिया का हाथ पकड़ के उसे लेके चला जाता है। और यहाँ पे वांग जी एकदम हक्का पक्का खड़ा रह जाता है कि ये क्या चल रहा है, उसने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने बस विंग कहा और शिया ने इतना सारा मैटर फैला दिया, उसे तो समझ में नहीं आता कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है। पर जो उसके साथ शिवंग खड़ा था, शिवंग कहता है महारानी वो एक्चुअली महाराज को पसंद नहीं है, तो आप प्लीज उन्हें महाराज ही बुलाइएगा, नहीं तो फिर से ये सब हो सकता है। और जहाँ तक शिया की बात है तो शिया महाराज के बहुत ज़्यादा ही करीब है, वो दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद शिया बिछड़ गई थी। लेकिन फिर शिया एक दिन महाराज को मिल गई और अब वो यहीं पे रहती है। तो
आप प्लीज़ उसे कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि महाराज और जो हमारी महाराज की मदर है वो दोनों शिया से बहुत प्यार करते हैं, तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। तब वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बताया। तब श्वेन कहता है, जी जी महारानी। और ये कह के वो कहता है, मैं अभी आता हूँ, आप थोड़ी देर यहीं पे बैठ जाइए। और ये कह के वो चला जाता है। और सच में वांग जी को एक खाली समय की ज़रूरत थी, उसे अकेले में रहने की ज़रूरत थी, और वो बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वांग जी सोच रहा था ये क्या है उसके साथ। उसके फादर ने सच में उसे हेल में भेज दिया है। उसके फादर ने आज तक उसे कभी भी अपना बच्चा नहीं समझा, हमेशा उसे बचपन से ही सब कुछ काम सिखाया कि वांगची को एक परफेक्ट इंसान बनना है, उसे किसी रॉयल फैमिली में, किसी मंत्री के घर में शादी करनी है। लेकिन अब जब उसकी शादी महाराज से हो चुकी है, तब उसके फादर बहुत ज़्यादा ही खुश है। लेकिन वांगची की लाइफ तो एकदम बर्बाद हो चुकी है। वांगची यही सोच रहा था, और वो बस अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था और कह रहा था कि अब वो क्या करे, वो क्या ही करे। पर अभी उसके पास कोई भी आंसर नहीं है, और कोई ऐसा है भी नहीं जो उसकी हेल्प कर पाए, उसे समझा पाए। तब वांगजी उठता है और कहता है, वांगजी कोई बात नहीं, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, तुम्हें इन सब लोगों से ज़्यादा मतलब रखने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब रखना है, बस तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है वांगजी, बस अपने ऊपर। और ये कह के वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने शुयंग आ जाता है और कहता है, शुयंग कहता है, महारानी आप ठीक तो है ना। तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ हाँ शुयंग, मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कह के शुयंग के साथ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारा काम उसे सीखना है, उसे करना है, उस सब कुछ देखना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ से चला गया था वांगजी। और अब वो अपना काम देखने लगता है। और यहाँ पर अब हमें रात में सीन दिखाया जाता है। रात में जो वीन था और शिया थी, राजमाता थी, और जो उनके फादर थे, वो लोग बैठ के सब लोग एक साथ डिनर करने वाले थे। और वहाँ पर वांगजी भी आता है। तब वांगजी को वो लोग देखते हैं, और जो वीन के ग्रैंड फादर थे वो वांगजी को वीन के बगल में ही बैठाते हैं। एक बगल में शिया बैठी थी, एक बगल में वांगजी। पर वांगजी की तरफ वीन थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं पर शिया को वो पूछ पूछ के खिला रहा था कि शिया तुम ये खाओगे, शिया ये तुम्हारे पसंद का है, शिया ये तुम्हारे लिए। और शिया भी बहुत अच्छे से इतरा रही थी, खा रही थी, और वो एक तरह से वांगजी को दिखा रही थी। पर वांगजी को तो शिया बहुत ज़्यादा इनोसेंट इंसान लग रही थी। वो कितनी प्यारी है, कितनी मासूम है, वांगजी को ऐसा ही फील हो रहा था। और वांगजी चुपचाप अपना डिनर करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो विंग के ग्रैंडफादर थे वो कहीं जाने वाले थे बाहर, दूसरे जो राज जो है उनके बॉर्डर पर, उन्हें कुछ काम था, तो इसलिए वो वहाँ से जा रहे थे। और वो सबसे मिलते हैं, और वहाँ विंग से कहते हैं, तुम अपनी वाइफ का ध्यान रखना, महारानी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ ग्रैंडफादर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये कह के वो अपने ग्रैंडफादर को वहाँ से भेज देता है। और इधर हमें दिखाते हैं ग्रैंडफादर के जाने के बाद वांगजी चला जाता है शुयंग के पास अपना काम सीखने के लिए। और शुयंग अभी ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रहा था, जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर, और वहाँ पर वो कुछ दस्तावेज बना रहा था। तभी वहाँ पे वांगजी पहुँचता है, और वांगजी आज का काम पूछता है कि क्या क्या है। तब शुयंग उसे समझाता है, तब वांगजी चला जाता है करने के लिए। और इधर हमें दिखाते हैं वांगजी को रात में। वांगजी थका हारा डाइनिंग टेबल पे पहुंचता है खाना खाने के लिए, लेकिन वहां पर जो विंग था वो कहता है, तुम आज के बाद यहाँ पे खाना नहीं खाओगे, तुम अपने रूम में खाना खाओगे, जब ग्रैंडफादर रहेंगे यहाँ पर तभी तुम खाना खा सकते हो, नहीं तो तुम अपने रूम में। और वांगजी जब ये सुनता है तब एक बार विंग की मॉम की तरफ देखता है, पर विंग की मॉम तो उसे इग्नोर कर रही थी, वो शिया को एक खाना दे रही थी। और विंग ये कहने के बाद वो शिया को देखने लगता है, और शिया अभी खा रही थी, वो खुश हो रही थी और कह रही थी, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, वांगजी को यहीं खाने दो ना। तब वांगजी की तरफ विंग देखता और कहता, शिया तुम शांत रहो, तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। और ये कह के वो विंग को मतलब वांगजी को वहाँ से जाने के लिए कह देता, और वांगजी चुपचाप बिना कुछ कहे वो चला आता है अपने रूम में। और रूम में आने के बाद वो चुपचाप बैठ जाता है और कहता है, मेरे साथ ही अब मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कह के वो बैठा हुआ था, तभी उसके पास उसकी जो मेट थी वो आती और वो वांगजी को उसका खाना देती है। और वांगजी वो खाना देखता है और चुपचाप अकेले खाने लगता है, और उसे याद आने लगता है शादी के पहले भी वो ऐसे अकेले ही बैठ के खाया करता था, उसके पास कोई भी नहीं था, उसकी ग्रैनी बस उसका सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे खड़ी रहती थी कि वांगजी को अकेला फील ना हो। लेकिन आज भी वांगजी वैसे ही है, वांगजी अकेला है, वांगजी यही सोचता है। लेकिन फिर वो ये सब इग्नोर करता
करता है और सो जाता है। अब ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत चुके थे। वांग जी और वेंग की मुलाकात बस दिन में होती थी, जब जो वांग जी काम करता था तभी कभी कभार होती थी, और शिया हमेशा वांग जी से उसका हाल चाल पूछती थी, उससे बातें करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आज वांग जी अभी लाइब्रेरी में आया हुआ था शियोंग के पास, और शियोंग को सब कुछ बता रहा था। तभी जो शियोंग था वो कहता है ठीक है वांग जी तुम जा सकते हो। तब वांग जी कहता है शियोंग मैं तुमसे एक बात कहूँ, क्योंकि वांग जी ने कह दिया था तुम मुझे महारानी मत कहो, मुझे वांग जी बुलाओ। वैसे भी मुझे महारानी सुनना थोड़ा ऑड लगता है, ऑकवर्ड लगता है। तब वो मान गया था। और अभी जो वांग जी था वो कहता है शियोंग क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ। तब शियोंग कहता है हाँ बोलो वांग जी। तब वांग जी कहता है क्या तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखा सकते हो। तब शियोंग कहता है वांग जी क्या तुम सच में सीखना चाहते हो। तब वांग जी कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं सीखना चाहता हूँ पढ़ना लिखना, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ पाऊँ, मैं कर पाऊँ सब कुछ, क्या क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। तब शियोंग स्माइल करता है और कहता है ऑफकोर्स वांग जी ये तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तुम सीखना चाहते हो, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता ना तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाता समझे। और ये कह के वो स्माइल करता है और वांग जी को देखता है, और वांग जी भी इस बात पे तो भाई वो खुश हो गया था। उसके मन में बहुत सारी चीजें थी और वो कहता है सच में शियोंग तुम मुझे सिखाओगे शियोंग। तब शियोंग कहता है ऑफ कोर्स वांग जी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और ये कह के वो मान गया था वांग जी को सिखाने के लिए, और इधर वांग जी भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था। अब हमें दिखाते हैं एक दिन वांग जी जो था वो बाहर खड़ा हुआ था और वो सबको फूल में पानी डालने के इंटरेस्ट मतलब बता रहा था कि कैसे ही फूल में पानी डालना है, ये करना है वो करना है, वहाँ की चीज़ें हर चीज़ चेक कर रहा था, सबको बता रहा था। और तभी जो वांग जी था उसका काम सब खत्म हो जाता और वो सबको जाने के लिए कह देता है, क्योंकि वांग जी बहुत टाइम से काम कर रहा था और अभी दोपहर के 1 बजे थे तो सबके खाना खाने का टाइम हो चुका था। और वांग जी जाके एक टेबल पर बैठ जाता और वहाँ बैठने के बाद वो बस नज़ारे देख रहा था, पूरे गार्डन को देख रहा था। और तभी उसे एक तरफ बटरफ्लाई उड़ते हुए नजर आती है और वांग जी उस तरफ जाता है और उस तरफ जो बटरफ्लाई थी उन्हें देखने लगता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है। उसे अच्छा लग रहा था कि ये बटरफ्लाई जो है वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती है, वो किसी पिंजड़े में कैद नहीं है कि उन्हें तकलीफ हो, वो किसी तकलीफ में नहीं है, बस अपने आप को आज़ाद छोड़ी हुई है, आज़ादी से उड़ रही है, एक एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ रही है। ये सब देख के वांग जी के चेहरे पे स्माइल थी और वो ये सब देख रहा था। और सच में वांग जी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही खुश होता। और ये चीज़ शियोंग थोड़ी दूर पे खड़ा होकर देख रहा था और शियोंग जब वांग जी को इतनी खूबसूरती से हंसते हुए देखता है तब उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो खुश हो रहा था, वो देख के हंस रहा था। और इधर जो वांग जी थे उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसके बाल उड़ रहे थे, उसका फेस शाइन कर रहा था, उसकी आंखों में चमक थे। वांग जी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था और शियोंग भी उसे देख के बस देखता रह गया था, उसके फेस में भी स्माइल था वांग जी को देख के। और इधर जो शिया थी वो भी देख रही थी और वो ये देख के बस चुपचाप देखे जा रही थी। तभी विंग कहता क्या हुआ शिया। तभी विंग भी उस तरफ मुड़ता है और वो भी वांग जी को देखता है ऐसे हंसते हुए खिलखिलाते हुए। और वहाँ पर जो जो शियोंग था वो भी खड़ा था, विंग उसे भी देखता है, लेकिन वो ये सब चीज़ें जैसे अंदाज कर देता और वो शिया को लेके वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं वांग जी अब थका हारा अपने रूम में आता है और बैठ जाता है और वो कुछ काम करने लगता है। तभी वहाँ पर शिया आती है और शिया वो कहती है वांग जी तुम क्या कर रहे हो वांग जी। तब वांग जी कहता है कुछ नहीं मैं बस आराम कर रहा हूँ। तब शिया कहती है अच्छा ठीक है, और ये कह के वो गार्डन में बुलाती है वांग जी को। तब वांग जी कहता है ठीक है, वो बात लेके आ रहा है क्योंकि अभी उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेट हो गए हैं। तब शिया कहती है ठीक है, और वांग जी फिर तैयार होता और वहाँ से बाहर जाता। और शिया वहाँ पर कुछ लोगों को बुलाई हुई थी, मतलब उसके फ्रेंड्स थे तो टी पार्टी करने की। तब वहाँ पर वांग जी जाता है और वांग जी सब लोग मिलते हैं, उसे ग्रीट करते हैं। पर सब लोग शिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, वांग जी को कोई पूछ ही नहीं रहा था। वांग जी बस एक किनारे में खड़ा था। तभी शिया कहती अरे वांग जी तुम वहाँ क्यों, यहाँ आओ। और ये कह के वो वांग जी को लाती है अपने पास और वांग जी को वो कप पकड़ा रही थी, पर तभी वो कप शिया के हाथों पर गिर जाता है और शिया का हाथ चल जाता और वो कहती वांग जी ये तुमने क्या किया वांग जी, ये क्या किया। तब वांग जी कहता है शिया मैंने कुछ नहीं किया, ये गलती से हो गया शिया, मैंने कुछ नहीं किया। तभी जो शिया थी वो कहती है वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है वांग जी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पर वांग जी समझा रहा था कि शिया उसने उसने कुछ नहीं किया। वो जानबूझ के कुछ नहीं किया। हो सकता हो उसका हाथ लग गया हो इसलिए गिर गया। पर वो बार-बार माफ़ी माँगता और तभी वहाँ पर विंग आता और विंग कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिया को चोट पहुँचाने की? और ये कह के वो वांग जी का गला पकड़ लेता है। पर शिया जब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती तब विंग कहता है तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। और ये कह के वो शिया को लेके चला जाता है हीलर के पास। और यहाँ पे वांग जी जो है वो परेशान हो चुका था, वो वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। और हमें लगभग 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 घंटे बाद विंग उसके कमरे में आता है और उसका गला आते ही पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिया को ऐसे चोट पहुँचाने की? मुझे पता है तुम शिया से जेलस हो ना, क्योंकि शिया के साथ मैं दिन भर घूमता रहता और मैं तुम्हें कभी भी अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तुम चाहे जो भी अपनी ये डर्टी ट्रिक्स प्ले कर लो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो वांग जी था वो बस हैरानी से देखता रह जाता। उसके गले पे निशान पड़ चुके थे, जो भी वांग जी मतलब विंग के जो फिंगर्स थे उसके निशान पड़ चुके थे। और वांग जी वहीं पे रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू थे और वो रो रहा था। और ये सब वहाँ पे जो उसकी मेट थी वो देखती है और वो वांग जी के पास जाती है और कहती है महारानी आप रोइए मत, आप बहुत अच्छी हैं महारानी, प्लीज़ मत रोइए। और ये कह के वो चुप कराने लगती है। और ये मेड बहुत अच्छी थी और ये मेड लगभग 18 साल की थी तब। ये वांग जी से बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी और वांग जी अभी 23 ईयर्स ओल्ड था तब। जो मेड थी वो वांग जी को समझाती और वांग जी सच में आज किसी का कंधा इतने टाइम के बाद पा गए। बहुत ज़्यादा ही फूट कर रोने लगा था। और वहाँ पर जो मेड थी वो भी वांग जी को अपना 100% दे रही थी शांत करने में। पर वांग जी तो शांत हो ही नहीं रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, वो हद से ज़्यादा ही रोए जा रहा था, बस रोए जा रहा था। और हम दिखाते हैं अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके जो वांग जी था वो रोते रोते ही कुछ टाइम में सो गया था। और वो जब सो के उठता है तब अभी रात हो चुकी थी और खाना खाने का टाइम था। और अभी वांग जी के पास वो मेड खाना लाती है, पर वांग जी खाने से एकदम मनाही कर देता है कि उसे नहीं खाना है, वो कुछ नहीं चाहता, बस वो शांति से रहना चाहता है। पर तभी उसके पास एक मेड आती है और वो बताती है कि उसको महारानी बुला रही है। ये सुनने के बाद वांग जी चुपचाप उठता है और उस तरफ जाने लगता है जहाँ पे उसे महारानी ने बुलाया था, क्योंकि अभी वांग जी को देखना पड़ेगा कि आखिर में उसने क्या कर दिया जो उसे बुलाया जा रहा है। वैसे भी वांग जी की तबीयत ठीक नहीं है, वांग जी को कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है, उसकी एकदम फीवर आ चुके हैं, लेकिन अभी उसे जाना ही होगा। और वो जाता है महारानी के सामने और उनके सामने वो करता है। और वो करने के बाद वो महारानी को देखता है। तब महारानी कहती है वांग जी ये मैंने क्या सुना, तुमने तुमने शिया को जला दिया? वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था ये। तब वांग जी कहता है पर महारानी मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया होगा, पर मैंने नहीं किया। मैं किसी को जानबूझ के हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये कह के वो बार-बार मिन्नतें करने लगता है। तब जब महारानी थी वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन अगली बार से अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर याद रखना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मैंने इस बार तो विंग को समझा दिया कि तुम्हें पनिशमेंट ना दे, लेकिन अगली बार तुम्हें पनिशमेंट मिल ही जाएगी। और ये कह के वो वांग जी को जाने के लिए कहती है और वांग जी वहाँ से निकलता है। तब वो बहुत ज़्यादा ही सैड था, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसके सामने जो शुयंग था वो आता है और शुयंग को देख के जो वांग जी था वो कहता है शुयंग। तब शुयंग कहता है वांग जी तुम ठीक तो हो ना, ये तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया वांग जी? तब वांग जी कहता है शुयंग मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और ये कह के वो बार बार रोते हुए बस शुयंग को बताने लगता है। तब शुयंग कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ चलो। और ये कह के वो लेके जाता है। और शुयंग जो था उसको एक ऑफिस मिला हुआ था जहाँ पे वो काम करता था, मतलब उसका छोटा सा रूम था जहाँ पे वो काम करता था, वहाँ लेके जाता है। और वहाँ पे वांग जी को कुछ खाने के लिए देता है और अपने भी खाने के लिए बैठ जाता है। और वो वांग जी से कहता है वांग जी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो हम दोनों साथ में रहेंगे ठीक है। और वैसे भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तब जो वांग जी था वो कहता पर शुयंग मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तब शुयंग कहता है वांग जी मैं जानता हूँ तुम मासूम हो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं जानता हूँ तुम कभी भी कुछ भी जानबूझ के नहीं कर सकते हो। और ये कह के वो उसे खाना खिलाता है और वांग जी भी बहुत अच्छे से खा लेता है और शुयंग भी उसके साथ खाता है। फिर वांग जी वहाँ से निकलता है और अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के टाइम वांग जी के पास एक पत्र आता है जो उसके फादर की तरफ से आया था। वो पत्र लेने के बाद वांग जी देखता है और उसे खोलता है और वहाँ पे उसके
फादर ने उसके बारे में तीखे कड़वे शब्द लिखे हुए थे, जिसके पढ़ के वांगजी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके फादर ने सोचा था कि जब उसके बेटे की शादी महाराज से हो जाएगी तो उसका ओहदा बढ़ेगा, उसको कोई और पोस्ट मिलेगी जनरल के सिवा। लेकिन अभी उसे कुछ भी नहीं मिला है, ना पैसे मिले, मतलब एक कुछ भी नहीं दिया गया है राज परिवार की तरफ से। इसलिए वो वांगजी को खरी खोटी सुना रहे थे कि तुम कैसे बच्चे हो, तुम क्या कर रहे हो महल में, बस खा खा के सो रहे होगे, ये वो, मतलब उसमें जितनी भी बुरी बातें थी वो सब लिखी हुई थी। और वांगजी ये सब पढ़ता है तब वो शाय करता है, क्योंकि वो जानता है वो अपने फादर के सामने कुछ नहीं बोल सकता, उसे ये सब सहना ही होगा। और ये पत्र देख के वो उसे रख देता है किनारे। तभी जो मेट थी वो आती और कहती है, महारानी क्या हुआ? तब वांगजी कहता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो बाहर देखने लगता है। और वांगजी सोचता है सच में उसकी लाइफ कैसी है। वो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में सोचा करता है, अपने लाइफ को कोसा करता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो अपने आंसुओं को पोंछता है और वहाँ से कुछ किताबें उठाता है और वो निकल जाता है शुयोंग के पास जाने के लिए, क्योंकि अभी जो शुयोंग है वो उसे पढ़ा रहा है। तो इसलिए वांगजी वहाँ से निकल चुका था शुयोंग के पास जाने के लिए, क्योंकि शुयोंग ही उसे पढ़ाएगा जो भी पढ़ाना है। और वांगजी वहाँ से अब चला गया था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और जैसा भी लगा हो यार बताना, प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है ना? अच्छी लग रही होगी तो भी बताना, बुरी लग रही होगी, मतलब अच्छी नहीं लग रही होगी तो भी बताना, तो मैं इस स्टोरी को स्टॉप कर दूँगी, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, तो बाय बाय। और हाँ यार, प्लीज़ कमेंट कर देना प्लीज़, ठीक है? बाय बाय।